वर्क पार एनर्जी में अभी तक हमने वर्क पढ़ लिया है, और वर्क किस किस तरह से निकाला जाता है वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग में ये जैसे कोई स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में क्या क्या अजम्पशंस है। तो पहली अजम्पशन है कि ये मास लेस है। तो स्प्रिंग के जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उनमें स्प्रिंग को हम मास लेस अज्यूम करेंगे। और दूसरा है कि परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। आप इसको स्ट्रेच करोगे और स्ट्रेच करने के बाद छोड़ोगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक पहुंच जाएगी, या कंप्रेस करोगे तब भी ओरिजिनल पोजीशन तक पहुंच जाएगी। तो ये चीज आप, ये जो कुछ फैक्ट्स हैं ये आपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करे होंगे। ये सपोज करिए कि ये एक स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ये ए बी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, और इस पे अभी तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करा हुआ है। तो इस पे जो अप्लाइड फोर्स है वो 0 है। तो ये जो लेंथ है ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की। तो अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, कंप्रेस नहीं कर रहे हो, तो उसकी लेंथ ए बी के बराबर होगी। तो फोर्स अगर 0 है तो उसकी जो भी लेंथ होगी उसको हम नेचुरल लेंथ बोलेंगे। अब आपने इस डायरेक्शन में इसको एक फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया, तो ये जो स्प्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। सपोज करिए कि ये यहाँ तक बी डैश तक पहुंच गया, तो आप बताइए कि आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया हुआ है। तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सटेंशन। ठीक है, तो आपने स्प्रिंग को एक्सपेंड कर दिया, तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया एक्स। तो आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये अप्लाइड फोर्स होगी। अगर आप फोर्स को हटा लेते हो, ये जो अप्लाइड फोर्स है इसको हटा लिया, तो स्प्रिंग ये वापस आएगी, है ना। तो यानी कि स्प्रिंग फोर्स लगा के इसको वापस लेके आएगा। तो स्प्रिंग खुद के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, तो जो स्प्रिंग का फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो आप जिस तरफ फोर्स अप्लाई करोगे स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग उसको अपोज करेगी, मतलब अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी। अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे, इसको एक्सपेंड कर दोगे, तो ये स्प्रिंग वापस आने की कोशिश करेगी। अगर कंप्रेस कर दोगे तब भी वापस जाने की कोशिश करेगी। एक कंप्रेस का एक एग्जांपल देखिए, आपने इसको कंप्रेस कर दिया, ये इसके टर्न्स और नजदीक आ गए। ठीक है, तो आपने जो फोर्स लगाया है ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। तो स्प्रिंग क्या करेगी, इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेगी। तो अप्लाइड फोर्स तो इस डायरेक्शन में होगा, ये अप्लाइड फोर्स हो गया, और स्प्रिंग इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेगी, तो ये स्प्रिंग का फोर्स होगा। ये इसका कंप्रेशन हो गया एक्स। तो इस केस में ये इसका एक्सपेंशन है, अप्लाइड फोर्स इसको एक्सपेंड करेगा, स्प्रिंग उसको वापस लाने की कोशिश करेगा। कंप्रेशन, आपने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करके स्प्रिंग को स्क्वीज कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो स्प्रिंग जैसे ही आप इस अप्लाइड फोर्स को हटाओगे तो जो स्प्रिंग का फोर्स है वो उसको दोबारा से एक्सपेंड करके ओरिजिनल लेंथ तक भी ले जाएगा। तो स्प्रिंग की नेचर होती है चेंज को अपोज करने की। आप अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो एक्सपेंशन को अपोज करेगा स्प्रिंग, और आप अगर इसको कंप्रेस करोगे तो कंप्रेशन को अपोज करेगा। ये जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन है ये एक स्ट्रेट लाइन में है, जैसे अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो तो उस तरफ और कंप्रेस कर रहे हो तो इस तरफ। तो सिर्फ दो डायरेक्शन है, अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आप देखिए कि जो स्प्रिंग का फोर्स है वो हमेशा एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप इसको स्ट्रेच करते हो तो स्प्रिंग का फोर्स एक्स को अपोज कर रहा है, मतलब एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अगर इसको कंप्रेस कर रहे हो तब भी एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अपोज करता है।
तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इन फैक्ट्स के ऊपर हुक ने एक लॉ बनाया, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ उसने बताया कि जो स्प्रिंग का फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव डायरेक्शन में होता है और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस इसकी डायरेक्शन को बताता है और एक्स इसके डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा स्प्रिंग में उतना ही ज्यादा फोर्स आएगा, स्प्रिंग उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। जब आप इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो ये स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा माइनस के एक्स, और स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो के एक्स के इक्वल हो, के इंटू एक्स के बराबर हो। इसको हमने एफ लिख दिया। ये जो के है, जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जो कांस्टेंट आया है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट एफ बाई एक्स के इक्वल होता है, इसलिए इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होती है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट एफ बाई एक्स के इक्वल होगा और ये न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होगी। ये स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल के ऊपर और इसकी बनावट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको स्प्रिंग को बनाने में किस मटेरियल को यूज करा गया है, और उसकी इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये जो के है, आप सपोज करिए कि 1 मीटर का आप डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं, अगर ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी तो के ज्यादा होगा, और अगर कम फोर्स की जरूरत होगी तो के कम होगा। फोर्स ज्यादा या कम उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो के किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो फोर्स कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स कांस्टेंट डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ स्प्रिंग के ऊपर, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। स्प्रिंग है, ये लटकी हुई है, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है। ठीक है, फिर इस स्प्रिंग के साथ हमने क्या किया, एक मास को लटका दिया। तो आप जब इस पे एक मास बांध देंगे तो वो जो मास का वेट है यानी कि mg, ये अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। अप्लाइड फोर्स ने इसमें एक डिस्प्लेसमेंट x, ये जो x है ये इसका एक्सपेंशन है। तो इस स्प्रिंग पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और कितना फोर्स लगेगा? तो जो स्प्रिंग फोर्स है ये तो अप्लाइड फोर्स हो गया, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो x के ऑपोजिट डायरेक्शन, x नीचे की तरफ है तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो ऊपर की तरफ होगा। और जो अप्लाइड फोर्स है वो कोई भी फोर्स हो सकता है, जैसे यहाँ पे जो वेट है वो अप्लाइड फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो माइनस के एक्स के इक्वल होता है, माइनस के एक्स। अब इसमें हम स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ये स्प्रिंग फोर्स हो गया वाई एक्सिस, तो जो वाई एक्सिस है उस पर तो स्प्रिंग फोर्स आएगा, और जो एक्स एक्सिस है उस पर डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये एक्स हो गया। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो आप देखिए कि अगर फोर्स पॉजिटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, और अगर फोर्स नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। तो अगर हम ऐसे चलते हैं, इस तरफ चलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है इसलिए फोर्स नेगेटिव होगा। तो ये ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, आप ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो फोर्स नीचे की तरफ होगा, ये जो फोर्स है नीचे की तरफ, और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो फोर्स ऊपर की तरफ होगा। अब अगर हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये जो फोर्स है ये अगर x है तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब ये वाला जो लेंथ है ये के एक्स के बराबर हो जाएगा। लेंथ के एक्स है लेकिन वो नेगेटिव है,
इसलिए इसका जो वैल्यू है वो माइनस के एक्स के बराबर होगा। तो इसका जो स्लोप है, अगर हम इससे टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ठीक है, तो टेन थीटा हो जाएगा ये माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये माइनस के इक्वल आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है यानी कि नेगेटिव है, तो इसलिए टेन थीटा की वैल्यू माइनस के इक्वल होगी। और टेन थीटा किसको डिनोट करता है? स्लोप को डिनोट करता है। तो अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ बनाओगे तो उसका स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपको ये याद रखना है। स्लोप फोर्स कांस्टेंट के नेगेटिव के बराबर होगा। तो अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ से स्लोप आप कैलकुलेट करोगे तो वो स्लोप के की वैल्यू को बताएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जांपल देखेंगे। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज, फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है स्प्रिंग का 1000 न्यूटन पर मीटर। व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, कंप्रेसिंग फोर्स पूछा है। स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.02 मीटर। तो कंप्रेशन का फोर्स पूछा है कि कंप्रेशन का फोर्स कितना होगा। व्हाट विल द फोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द स्प्रिंग, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना हो जाएगा? ये जो कंप्रेशन का फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। तो हम स्प्रिंग का फोर्स निकाल सकते हैं माइनस के एक्स, तो 20 माइनस 20 है, तो माइनस के का कितना हो जाएगा 1000 और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.02, माइनस 20। तो 220 आ जाएगा, है ना। तो माइनस 20 न्यूटन स्प्रिंग का फोर्स माइनस 20 न्यूटन है। तो जो अप्लाइड फोर्स है यानी कि कंप्रेशन का फोर्स है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि 20 न्यूटन आ जाएगा। तो जो स्प्रिंग का फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो अप्लाइड फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। हम एक डायरेक्शन में है और जो अप्लाइड फोर्स है या कंप्रेशन का फोर्स है, कंप्रेशन का फोर्स पॉजिटिव होगा। Work done by a spring, by a spring, स्प्रिंग का वर्क डन कितना हो? देखिए जैसे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है और स्प्रिंग को एक्स नॉट डिस्टेंस तक एक्सपेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस पे एक्स नॉट डिस्टेंस तक एक्सपेंड कर दिया जाता है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स के बराबर। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसको ध्यान से बताइएगा कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट है? बेटा स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है। ग्राफ भी बनाया था आपको, अभी बताया था। ग्राफ इस तरह से आता है स्प्रिंग फोर्स का। ये स्प्रिंग फोर्स है, ये एक्स में। बेटा माइक से थोड़ा
दूर हो, आवाज इको सुनाई दे रहा है। कांस्टेंट कांस्टेंट का तो ऐसे आता है बेटा ग्राफ, कौन का ग्राफ इस तरह से बनता है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। यहाँ पे 0 है फोर्स, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे भी देखो ये वेरिएबल है एक्स। अगर कांस्टेंट होता तो इसमें एक्स नहीं होता। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स स्प्रिंग का बढ़ेगा। तो ये फोर्स कैसा हो गया, वेरिएबल है। स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। तो दिस द वेरिएबल फोर्स। तो अगर आप वर्क डन निकालोगे तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन होता है W इज इक्वल टू एफ डी एक्स, x1 से लेके x2 तक। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 से लेके कहां तक जा रहा है, x0 तक। ठीक है, तो f की जगह क्या आ जाएगा, ये 0 से लेके x0 तक आ गया, और f की जगह आ जाएगा माइनस kx, ये f की वैल्यू हो गई, और ये dx हो गई। तो दिस इज द वर्क डन। अभी देखो ये माइनस k तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, 0 से लेके x0 तक, -1/2k बाहर आ गया, और x की जगह x0 डालेंगे तो x0² -0, तो हो जाएगा -12k x0²। ये वर्क डन होगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू -12k x0²। ये वर्क डन है। हमने इसको वेरिएबल फोर्स से निकाला, हम इसको इससे भी निकाल सकते हैं, इस वाले डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। सपोज करिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये x0 है, तो ये वाला जो एरिया है ये वर्क डन को डिनोट करेगा। देख रहे हो कि जो एरिया है वो x एक्सिस के नेगेटिव साइड में है। x एक्सिस के नेगेटिव साइड में होने का मतलब है x एक्सिस के नीचे की तरफ है, यानी कि नेगेटिव y की तरफ। तो ये वर्क डन नेगेटिव है, तो वर्क डन x एक्सिस पे एरिया से निकलता है। तो ये तो x हो गया पॉजिटिव, यानी कि x0, और जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, इसकी वैल्यू हो जाएगी -k x0। ये स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया है इसके बराबर। हमने x इज इक्वल टू 0 से x0 तक का डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा हाफ बेस x0 और हाइट -k x0, तो -12k x0² के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज -12k x0²। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपने कोई खाना नहीं खाया और आपकी एनर्जी है 0। हमने रेफरेंस ले लिया कि अगर आपने खाना नहीं खाया है तो आपके अंदर एनर्जी 0 जूल है, और फिर आपने यानी कि सिस्टम ने 20 जूल का वर्क कर दिया, तो आपकी एनर्जी कितनी बचेगी, आपके अंदर 0 एनर्जी थी और आपने 20 जूल वर्क कर दिया, तो आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, गलत सही कुछ तो आंसर दिया करो। -20 एक्सटर्नल एजेंसी का जो वर्क है वो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करता है, और सिस्टम अगर खुद वर्क करेगा तो अपनी एनर्जी को रिड्यूस करेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये जो वर्क डन है ये नेगेटिव है, स्प्रिंग नेगेटिव वर्क कर रही है, तो इसका मतलब है कि वर्क इज नॉट डन बाय स्प्रिंग, वर्क इज डन बाय व्हाट, एक्सटर्नल एजेंसी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा, 0 एनर्जी थी, रेफरेंस हमने 0 लिया और उसने इतना वर्क कर दिया -12k x0², तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 12k x0² हो जाएगी। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के नेगेटिव के इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो सिस्टम है, सिस्टम अगर खुद वर्क करेगा तो उसके नेगेटिव के बराबर एनर्जी रिस्टोर होगी, और अगर एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगी तो एक्सटर्नल एजेंसी के वर्क के बराबर एनर्जी रिस्टोर होगी। तो ये जो वर्क डन नेगेटिव है, इसका मतलब है कि स्प्रिंग वर्क नहीं कर रहा है, उसको
एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग अगर इतना है तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी इसका नेगेटिव होगा, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, और वो ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है तो मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं इसके साइन को, है ना? आप अच्छी तरह से बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया। पॉजिटिव और नेगेटिव का देखिए कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है 0, इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है 0। इसको स्ट्रेच कर दिया, इस एग्जांपल को ध्यान से समझिए बेटा, इसको स्ट्रेच कर दिया तो स्प्रिंग खुद स्ट्रेच करेगी या कोई और स्ट्रेच करेगा? सर खुद स्ट्रेच करेगी, तो कोई और उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। कोई और फोर्स अप्लाई करेगा, और किसी और ने इस पे 20 जूल का वर्क कर दिया, सपोज करो 20 जूल का वर्क कर दिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 20 जूल। स्प्रिंग ने कितना वर्क किया? स्प्रिंग, क्योंकि ये वर्क डन इसका नहीं है, तो स्प्रिंग ने वर्क किया -20 जूल। इन दोनों को देखें, ये आपको समझ में आया या नहीं? एक्सटर्नल एजेंसी इसको एक्सपेंड करेगी, 20 जूल वर्क करेगी, और जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही स्प्रिंग का भी फोर्स होगा, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए जितना इसका वर्क डन होगा उतना ही स्प्रिंग का भी वर्क डन होगा, लेकिन Yes, sir. स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वर्क कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंसी। स्प्रिंग कितना वर्क कर रही है? उसके नेगेटिव के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये स्प्रिंग वर्क कर रही है -12 के एक्स नॉट स्क्वायर, तो एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क कितना हुआ? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, है ना? तो ये जो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की। यस सर। तो अगर स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव है तो एक्सटर्नल एजेंसी का जो वर्क डन है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो उसका वर्क होगा वो इसमें रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये -12 के एक्स स्क्वायर, इसकी इनिशियल एनर्जी 0, फाइनल एनर्जी ये, है ना? तो एक्सटर्नल एजेंसी ने कितना वर्क कर दिया? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, इसके डिफरेंस के बराबर। या आप ये कहिए कि 0 में से इतना वर्क कम कर दिया, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जैसे आपने निकाला था ना कि भाई आपका 0 था, आपने 20 जूल वर्क कर दिया, तो 0 - 20 आ गया, लेकिन ये 0 था, इसने नेगेटिव वर्क किया, माइनस करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। कुछ क्लियर हुआ या नहीं बेटा? यस सर। तो वर्क डन नेगेटिव होता है स्प्रिंग का, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी पॉजिटिव होती है, यानी कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर होती है। कंप्रेशन हो एफ और एक्स, तो चाहे इधर से निकालो या इधर से भी निकालोगे, अगर आप कंप्रेशन में निकालोगे तो ये एक्स नेगेटिव है ना? तो जो फोर्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0, ये -x0, तो इससे अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका आ जाएगा हाफ बेस हो जाएगा -x0, और ये हो जाएगा kx0। तो ये वर्क डन आप इससे भी निकालोगे कंप्रेशन के केस में, तब भी इतना ही आएगा। तो स्प्रिंग का वर्क डन हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, इसलिए एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो एक्सपेंशन के केस में भी वर्क डन नेगेटिव होता है, और कंप्रेशन के केस में भी वर्क डन नेगेटिव होता है। और अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो वर्क डन, ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप सोच सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएं तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2/k/u। ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन आपस में मैच कर रही है या नहीं?
भाई देखो x की जगह x नॉट आ गया, y की जगह ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि 4a की वैल्यू 2/k के इक्वल हो। तो ये दोनों ग्राफ बिल्कुल एक जैसे है या नहीं है? यस सर। ये याद है आपको किस चीज का ग्राफ होता है? बताओ बेटा, ये याद है आपको ग्राफ किस चीज का होता है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, पैराबोला। किस तरह का पैराबोला होता है? सर y एक्सिस पे y एक्सिस अपवर्ड पैराबोला। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है, ये ग्राफ है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरह से होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काइनेटिक एनर्जी K से इसको डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? K डिपेंड्स ऑन स्पीड। ठीक है, K हमेशा स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसको काइनेटिक बोलते हैं। काइनेटिक मतलब विच इज समथिंग मूवेबल, काइनेटिक। ठीक है, तो ये जो है v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और एनर्जी है तो इसकी यूनिट जूल होगी। देखिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ तक लेंगे, ऊपर तक, तो इसमें h डिस्प्लेसमेंट आ गया। और ये जो h डिस्प्लेसमेंट है ये किसके अगेंस्ट है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क किया गया, तो जो वर्क डन है वही इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। फोर्स, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो ऊपर की तरफ होगा, जो ग्रेविटेशन के ऑपोजिट होगा, और इस फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया h। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के बराबर हो। और अगर नीचे की तरफ जीरो लेवल से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो ये अगर पॉजिटिव h है तो ये नेगेटिव h होगा। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mg इंटू माइनस h के बराबर हो जाएगा, यानी कि माइनस mgh के बराबर। तो जीरो लेवल से ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, और नीचे की तरफ अगर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस mgh, यानी कि नेगेटिव हो जाएगी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और पहले जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी हाफ kx², वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ kx²। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब है जो कुछ कंजर्व रख सके, है ना। कंजर्व मतलब चीजों को सुरक्षित रख सके। तो कंजर्वेटिव फोर्स में कुछ ऐसी चीज है जो नहीं बदलती है, जो कंजर्व रहती है।
तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिसमें वर्क डन कंजर्व रहता है या एनर्जी कंजर्व रहती है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? आर द फोर्सेस, ये वो फोर्स होता है जिनमें वर्क डन हमेशा कंजर्व रहता है। वर्क डन बाय whom? वर्क डन बाय whom is always conserved, is always conserved and recovered back, और इसको रिकवर किया जा सकता है। इस तरह के फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, ये कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग फोर्स है, वो कंजर्वेटिव है। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को उठाया और ऊपर तक ले गए, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क डन कंजर्व हो गया। उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड वर्क है, और वो कितना है? mgh के बराबर है। आप जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो वो जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप अगर चाहते हो कि भाई वर्क डन जो है वो कंजर्व रहे और किसी दूसरी फॉर्म में उसको रिकवर किया जा सके, ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल है जब फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट, ये जो वर्क डन है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन स्टेट ओनली। ये जो वर्क डन है खाली स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज करिए कि आपने किसी फोर्स को अप्लाई करके एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके गए, इस तरह, कोई इस तरह से लेके गया ए से बी तक, और कोई ऐसे डायरेक्टली लेके गया। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो इसमें जो वर्क डन होगा और इसमें जो वर्क डन होगा और इसमें जो वर्क डन होगा वो सारे इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? स्टेट के ऊपर, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बट द स्टेट ओनली, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो आप किसी भी पाथ से ले जाइए, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं और सेम पॉइंट्स हैं, तो उनमें वर्क डन हमेशा सेम होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल उसी तरह से है। वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज जीरो। क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होगा। पहले वाली प्रॉपर्टी को हम दूसरी तरह से लिख रहे हैं, वर्क डन इन क्लोज लूप इज जीरो। तो जैसे ये आप ऐसे गए और वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज जीरो। और तीसरी प्रॉपर्टी है वर्क डन बाय दीज फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कंजर्व कैसे रहता है, और उसमें हम बेसिक लॉज लगाएंगे वर्क डन के। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m दिया हुआ है, ये एक a पॉइंट पे रखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है m और ये तीसरा पॉइंट है b। तो a से m तक, फिर m से लेके b तक ऑब्जेक्ट को लेके गए, तो इसमें हम वर्क डन निकालेंगे कितना होगा। ये mg फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम इसको लेके जा रहे हैं, तो a से लेके m तक का वर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें m से लेके b तक का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा a से लेके b तक। a से b तक ले जाने के लिए हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो a से लेके m तक का जो वर्क डन है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और mg इस तरफ, परपेंडिकुलर फोर्सेस है। तो a से लेके m तक वर्क डन जीरो होगा,
क्योंकि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट से 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो फोर्स है ये mg है ना, और डिस्प्लेसमेंट हो गया h, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा m से लेके b तक। तो mg नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स WAB, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो माइनस mg h के बराबर होगा। ये जो फोर्स है नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसने कितना वर्क किया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसको ऊपर नहीं ले जाएगा, एक्सटर्नल एजेंसी उसको ऊपर ले जाएगी, तो एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन पॉजिटिव होगा। और ये वर्क डन जो हम निकाल रहे हैं ए से लेके बी तक, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो जो WAB हम लिख रहे हैं दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, mg ने कितना वर्क किया। तो जो टोटल वर्क डन है वो माइनस mg h के बराबर होगा। हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस में पढ़ा था कि वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से ले जाएं, ए से लेके बी तक डायरेक्टली ले जाएं, ठीक है, तब भी वर्क डन इतना ही आना चाहिए, यानी कि माइनस mg h के बराबर आना चाहिए। इस वाली लेंथ को हमने l सपोज कर लिया, ये h है, ये l है और ये थीटा है। तो अब की बार डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में a से b की तरफ, तो दूसरी तरह से निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा के बराबर। तो देखिए ये F हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया L कॉस, और जो एंगल है ये पूरा एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के इक्वल। तो माइनस mg इंटू L साइन थीटा। अब L साइन थीटा देखो किसके इक्वल है, अगर आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि h बाई l के इक्वल। तो L साइन थीटा h के बराबर हो जाएगा, तो हम L साइन थीटा को h लिख सकते हैं, माइनस mg इंटू h। हमें ये पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। हमने प्रूव क्या किया इसमें कि जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब चाहे तो आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ डायरेक्टली वर्क डन सेम आएगा। तो इसमें वर्क डन कितना आया था? माइनस mg h के बराबर, और इसमें भी वर्क डन कितना है? माइनस mg h के। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टी को बताता है जो कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बट स्टेट ओनली, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाया है कि दैट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। क्लोज लूप देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपने ए से लेके बी तक ये ऊपर गया, ए से लेके बी तक, और फिर बी से लेके ए तक आया, तो ये क्लोज लूप बन गया। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये ए से लेके बी तक और फिर बी से लेके ए तक, तो ये वापस ए पे आ गया, ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, मैंने उसको अलग बना दिया, ठीक है। तो जो टोटल वर्क डन है, वर्क डन इन क्लोज लूप, क्लोज लूप का मतलब हो गया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए से लेके बी तक और बी से लेके ए तक वापस, तो क्लोज लूप बन गया। तो जो वर्क डन है हम दो पार्ट में निकालेंगे, पहले ए से लेके बी तक और फिर बी से लेके ए तक, एंड दिस वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये mg। तो देखिए इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है। तो पहले वाले में mg नीचे की तरफ और h ऊपर की तरफ, दूसरे वाले में mg भी नीचे की तरफ और h भी नीचे की तरफ। तो टोटल वर्क डन हो गया 0। तो ये माइनस mgh और प्लस mgh एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट वर्क डन 0 के इक्वल हो जाएगा।
तो क्लोज लूप में जो वर्क डन है वो 0 के इक्वल होगा। तो आपने अभी तक दो तरह के फोर्स पढ़े हैं। आपसे एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक या दो एग्जांपल पूछे जाएंगे। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, और एक स्प्रिंग फोर्स हो गया। एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा हो गया स्प्रिंग फोर्स। फिर इसके बाद आता है नॉन कंजर्वेटिव। इसको रिवर्स कर दीजिए तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। जैसे कंजर्वेटिव के अंदर क्या होता है, कंजर्वेटिव के अंदर वर्क, जो टोटल वर्क डन है या जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, उसमें नहीं रहती। इसमें हम एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं, वर्क डन को रिकवर कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते हैं। वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएंगे, और उनको रिकवर नहीं किया जा सकता है उसके अंदर एनर्जी को। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। वर्क डन बाय whom is not conserved। तो वर्क डन जो है वो कंजर्व नहीं रहता है इन एनी फॉर्म। एंड dissipated instantly in the form of, वो सिस्टम के अंदर नहीं रहता, वो फिर सराउंडिंग्स में चला जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड अदर लॉसेस। इसके एग्जांपल्स हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसका एक एग्जांपल है। विस्कस फोर्स। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए, जैसे ये कोई प्लेन है, एक ऑब्जेक्ट को ये ए बी सी, ए से लेके बी तक ले जाया गया और फिर बी से लेके सी तक, और डायरेक्टली ए से सी तक। तो ये वाला जो वर्क डन है वो W2 है, और ये जो वर्क डन है वो W1। तो इसमें ये जो पाथ है ये बड़ा पाथ, तो इसमें जो वर्क डन है पहले वाले केस में वो दूसरे वाले केस से ज्यादा होगा। तो इसमें जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें ये बताया जाता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप अगर किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्सेस से वर्क करें या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से वर्क करें, तो जो नेटवर्क है वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है।
तो इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका प्रूफ देखिए बेटा, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको एक फोर्स लगाया गया, इसका मास m है, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा। वो एक्सेलरेशन इसको सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक ले गए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है, और क्योंकि एक्सेलरेशन आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, और इसमें डिस्प्लेसमेंट है d। तो हम इसमें क्या कोशिश कर रहे हैं, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल प्रूव करें। तो इसमें देखिए क्या फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला होता है। s इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट, और यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो d के इक्वल है, तो हमने इसको d लिख दिया। अब काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए इसको m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये mv स्क्वायर हो जाएगा, ये mu स्क्वायर हो जाएगा, और ये ma डॉट d। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हाफ mv स्क्वायर, ये हाफ mu स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ma डॉट d हो जाएगा। तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू ma डॉट d हो। ये जो ma है इसको हम फोर्स लिख सकते हैं, और जो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है वो वर्क डन हो जाएगा। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। ये जो फोर्स है ये हमने एक कांस्टेंट फोर्स लिया हुआ है, आपसे ये वेरिएबल फोर्स से भी इसका प्रूफ पूछा जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम इन वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो उसका इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ये नोट्स में नहीं है बेटा। तो आप अपने रजिस्टर में नोट करोगे तो इसको जरूर लिख लीजिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d dt ऑफ k इज इक्वल टू हाफ m d dt ऑफ v स्क्वायर। देखो टाइम, ये जो हाफ m है ये तो कांस्टेंट है, v स्क्वायर टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ये डिफरेंट वेरिएबल है तो इसमें चेन रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा हाफ m और इसका डिफरेंशिएशन 2v, और फिर v का डिफरेंशिएशन dv dt, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा m v dv dt। और dv dt किसके इक्वल होता है, ये जो m इंटू dv dt है इंटू v, ये जो m dv dt है ये मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया, तो ये f v के बराबर हो जाएगा, और v को हम लिख सकते हैं dx dt। तो d dt ऑफ k हो गया f dx dt के इक्वल, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dk किसके इक्वल हो गया, f dx के इक्वल हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये dk और ये f dx। अब इसमें लिमिट डाल दीजिए, मान लीजिए कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो k है, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो k है। इसमें x वेरिएबल है, इनिशियल पोजीशन x और फाइनल पोजीशन x2। और आपको पता है कि ये जो इंटीग्रल है दिस इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो ये इक्वेशन बन गई k i k f dk इज इक्वल टू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।
ठीक है, ये फॉर्मूला है एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, दिस इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, तो जिस तरह से 1 का इंटीग्रेशन x होता है वैसे ही k के रिस्पेक्ट में ये k हो जाएगा, और ये k आई k है। तो इसमें पहले अपर लिमिट डालिए फिर लोअर लिमिट डालिए, तो ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, ये डेरिवेशन बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, लेकिन ये आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। इस चैप्टर के लिए नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसके लिए आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आपका पूछा जाएगा इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके लिए मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा एक, उसको आप करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और सर जो पेपर हमने किए थे 2 पेपर, उसके डाउट्स का क्लियर, मतलब डाउट्स थे सर कुछ क्वेश्चन। हाँ, उसके डाउट्स का सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं बेटा, आप उसको देखिए, अगर कोई डाउट्स होंगे तो फिर पूछ लीजिएगा। ओके सर, ठीक है, ओके। हर्ष